सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 1 राख की रस्सी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह एक तिब्बती लोक कथा पर आधारित है। इससे हमें तिब्बती समाज की एक झलक दिखलाई पड़ती है। तो बच्चों, आप सभी को तो कहानी बहुत पसंद होगी। तो चलिए पढ़ते हैं राख की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनग्वसेन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। बच्चों, लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनग्वसेन गापो के मंत्री थे और वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, क्योंकि वे बहुत ही चालाक थे। और हाजिर जवाबी मतलब कि वह किसी भी बात का तुरंत जवाब देते थे और बहुत ही मशहूर थे, इसीलिए कि वे चालाक और हाजिर जवाबी थे। मशहूर यानी प्रसिद्ध थे और कोई भी उनके सामने टिकता ना था और आराम से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। बच्चों, लोनपोगार का एक बेटा था जो बड़ा हो गया था। अब उनके लिए ये चिंता का विषय बन गया था, क्योंकि उनका बेटा बहुत ही भोला भाला था और वो बिल्कुल भी होशियार नहीं था। होशियार यानी बुद्धिमान नहीं था। अब लोनपोगार ने सोचा कि अगर मेरा बेटा इसी तरह रहेगा तो इसका आगे का जीवन किस तरह चलेगा। और यह सोचते हुए उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा कि तुम इन्हें लेकर के शहर चले जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। लोनपोगार ने आगे कहा कि ये जो भेड़ें हैं उसे मारना और बेचना नहीं है, और इसको वापस भी लाना है। किसके साथ? जौ के 100 बोरों के साथ, नहीं तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। और इस प्रकार से उसने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। रवाना किया मतलब शहर भेजा। और लोनपोगार का जो बेटा था वह शहर पहुंच गया। अब वह इतने जौ के 100 बोरे कैसे खरीदेगा, वह इस समस्या पर सोच विचार कर रहा था। समस्या यानी इस कठिनाई पर वह सोचते विचारते हुए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। बच्चों, अब लोनपोगार का बेटा बहुत दुखी था और तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और वह पूछती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तब लोनपोगार का बेटा अपना सारा हाल कह सुनाता है। तब लड़की बोलती है कि इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इस समस्या का हल निकाल देती हूँ। हल करना यानी समस्या को सुलझाना या कठिनाई को दूर करना।
इस प्रकार लड़की ने उसे सांत्वना दिया कि मैं इस समस्या का हल निकाल देती हूँ। और इतना कर कर उसने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। बच्चों, अब जो बाल बेचने से रुपये मिले थे उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उस लड़की ने लोनपोगार के बेटे को वापस भेज दिया। अब लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था और वह सोचता है कि मेरे पिता भी बहुत खुश होंगे। और उसने सारी घटना आप बीती मतलब अपने साथ बीती कोई घटना, तो उसने अपने साथ जो भी घटना घटी थी उस सबको उसने अपने पिता को बता दिया। परंतु उसके पिताजी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वे कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। अब दूसरे दिन क्या होता है कि जो उनका बेटा था वह फिर उसी जगह जाकर बैठ जाता है। और भेड़ों के जो बाल बेचे थे वो उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो वह क्या बोलते हैं उसके पिता कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वह उनको फिर से शहर की तरफ रवाना कर देता है कि जाओ और इस बार 100 के जौ बोरे लेकर के फिर से वापस आना। और उनको अपने बेटे को शहर की ओर भेज देता है। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोच कर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बच्चों, अब इस बार लोनपोगार फिर वहीं पर बैठ गया और उस लड़की का इंतज़ार करने लगा और उसे यकीन था कि वह उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगी। और हुआ भी ऐसे ही। अब इस बार क्या किया लड़की ने कि उन 100 जो भेड़े थे उनके सींग काट लिए और उनको बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ के खरीद लिए। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुन कर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। बच्चों, अब वह भेड़े और जौ के बोरे लेकर उसने पिता के हवाले कर दिया। हवाले मतलब उन्हें सौंप दिया और विजयी भाव से मतलब कि जीतने के भाव से सारी कहानी सुना दी। जो उस पर बीती थी या जो घटना घटी थी उसने अपनी सारी कहानी अपने पिता को बता दी। तब लोनपोगार ने कहा कि उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। और ये संदेश जो लोनपोगार का बेटा था उसने उस लड़की को बता दिया। संदेश अर्थात खबर या समाचार। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया।
रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। उसे वह सील के समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। बच्चों, अब लड़की ने उनकी बात रखते हुए कहा कि मैं ये सब तो कर दूंगी, राख की रस्सी तो बना दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। वह रस्सी तुम्हारे पिता को अपने गले में पहननी होगी। अब लोनपोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी तो बनाना ही असंभव है। असंभव मतलब नामुमकिन है, या ये कार्य तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वह लड़की की शर्त को मान लेता है, मंजूर कर लेता है या स्वीकार कर लेता है। अब अगले दिन लड़की क्या करती है कि 9 हाथ लंबी रस्सी लेती है और उसे पत्थर के सिर पर रखकर जला देती है। अब रस्सी तो जल जाती है मगर जो रस्सी के आकार की राख है वह बच जाती है, और वह उसी प्रकार सील के ऊपर रखे रखे उसे लोनपोगार के पास ले जाती है और उसे पहनने के लिए कहती है। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। बच्चों, अब लोनपोगार उस राख की रस्सी को देखकर एकदम चकित रह गए, यानी हैरान रह गए। और वे जानते थे कि राख की रस्सी को तो पहनना दूर है, बल्कि पहनना तो दूर बल्कि उसको उठा भी नहीं सकते हैं। वो तो हाथ लगाते ही टूट जाएगी। अब उसकी जो समझदारी या चालाकी थी वह लड़की की समझदारी के सामने धरी रह गई, मतलब रखी रह गई, कुछ काम नहीं आया उसका। फिर उसने बिना वक्त गंवाए यानी बिना समय खोए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। मतलब उसने अपनी बात रखी कि लड़की से कि वह उनके बेटे के साथ शादी कर ले, और फिर इस प्रकार से धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और इसी प्रकार आप भी होशियारी से काम लेंगे और समझदारी से काम लेंगे। तो बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको भेजे जाएंगे। वे आप अपनी हिंदी अभ्यास पुस्तिका में साफ सुथरे अक्षरों में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।